हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है उससे रिलेटेड न्यूज़ में आया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, न्यूक्लियर रिएक्टर तक पढ़ लिया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, उसके बारे में पूरा हम लोगों ने जान लिया था कि मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हो कि पावर प्लांट जो होता है, जैसे कि पावर प्लांट होता है, चाहे थर्मल पावर प्लांट का बात करो, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि वहाँ पे कोल या गैस, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करते हैं। वही स्टीम क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है। यानी वहाँ पे जो सोर्स होता है हीट का, वहाँ पे क्या होता है, कोल होता है या तो गैस होता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। लेकिन वहीं पे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर यानी एज ए सोर्स ऑफ हीट, हम न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करेंगे एज ए हीट सोर्स के लिए, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, और इंडिया का क्या स्टेटस है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था कि जो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रसिया का जो न्यूक्लियर मेजर रोसाटोम है, उसने अपना कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया है कुंडाकुलम में, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुंडाकुलन, यहाँ पे आप देख सकते हो, तमिलनाडु में कुंडाकुलन है, कुंडाकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे वो अपना 5th यूनिट जो है कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट कर चुका है। ऑलरेडी 4 यूनिट जो है यहाँ पे ऑलरेडी उसका ऑपरेशनलाइज्ड है, यानी वो चालू हो चुका है, और 5वां यूनिट ये स्टार्ट कर रहा है। किसके साथ ये कर रहा है, तो NPCIL के साथ मिलकर के कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट कर रहा है। NPCIL एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे जो न्यूक्लियर का जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने कि किस तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसके बेसिस पे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक थर्मल रिएक्टर, एक होता है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर। अगर आप थर्मल न्यूट्रॉन को एज ए न्यूट्रॉन के रूप में यूज कर रहे हो, यानी स्ट्राइक करने के लिए यूज कर रहे हो, यानी स्लो न्यूट्रॉन को अगर यूज कर रहे हो न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए, तो उसको बोलेंगे थर्मल रिएक्टर। इसमें जो फिसाइल यानी मटेरियल यूज करते हैं, उसमें यूरेनियम 235 हो गया, प्लूटोनियम 239 हो गया, ये इसमें यूज किया जाता है, जो फिसाइल मटेरियल यानी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। वहीं पर फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, जिसमें हम फास्ट न्यूट्रॉन को यूज करते हैं, तो फास्ट न्यूट्रॉन को एज यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें हमें मॉडरेटर का जरूरी नहीं होता है। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि स्लो करना, न्यूट्रॉन का स्पीड जो होता है उसको स्लो करना, लेकिन हमें स्लो न्यूट्रॉन से चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, इसलिए इसमें कोई मॉडरेटर का जरूरी नहीं होता है। इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर, इसके बेसिस पे जो बनता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें जो है यूरेनियम 238, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस तरह का कूलेंट और मॉडरेटर मटेरियल यूज हो रहा है उसके बेसिस पे किया जा रहा है। तो अगर आप लाइट वाटर रिएक्टर को एज ए कूलेंट और मॉडरेटर मटेरियल के लिए यूज करते हो तो उसको बोलेंगे लाइट वाटर रिएक्टर। अगर हैवी वाटर को यूज किया जा रहा है कूलेंट और मॉडरेटर मटेरियल के लिए तो उसको बोलेंगे हैवी वाटर रिएक्टर। यानी इसमें क्या होगा, जो लाइट वाटर रिएक्टर होगा इसमें कूलेंट और मॉडरेटर दोनों क्या होगा, दोनों लाइट वाटर होगा। तो अब अगर इसमें देखोगे लाइट वाटर रिएक्टर में, तो लाइट वाटर रिएक्टर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो उसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो वाटर यूज करेंगे, लाइट वाटर तो यूज होगा लेकिन उसमें प्रेशर जो होगा हाई प्रेशर कंडीशन में यूज करेंगे। अगर आप पढ़े होगे थोड़ा सा अभी बेसिक कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो उसके कारण से क्या होगा, ये ज़्यादा यानी हीट को एब्जॉर्ब यानी हीट हो सकेगा। ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम जनरेट कर सकेगा। इसी यानी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे देखो आप, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, रिएक्टर वेसल है। इसमें क्या है, इसमें देखो आप फ्यूल रॉड भी होगा, कंट्रोल रॉड भी होगा, लेकिन इसमें जो एज ए कूलेंट यूज हो रहा है, जो कूलेंट यूज हो रहा है, लाइट वाटर को यूज कर रहे हैं एज ए कूलेंट के रूप में यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रेशराइजर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इसको हाई प्रेशर प्रोवाइड करेगा, हाई प्रेशर पे इसको क्रिएट करके रखेगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, ये जल्दी बॉयल नहीं होगा। जल्दी बॉयल नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर
इसका बढ़ सकेगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो आप हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, इसमें जैसे ये वाटर लेकर के आएगा, ये क्या करेगा, इसके कॉन्टैक्ट में जैसे ही वाटर आएगा, ये नॉर्मल वाटर होता है, हीट एक्सचेंजर में जो वाटर होगा वो नॉर्मल वाटर होगा, वो हाई प्रेशर पर नहीं होगा। और जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आएगा क्या होगा, हीट को एक्सचेंज करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा, ये क्या होगा, स्टीम जनरेट करेगा, स्टीम जनरेट करेगा, ये स्टीम जाएगा फर्दर किसमें, टरबाइन में, टरबाइन इसको रोटेट करेगा, स्टीम जब रोटेट करेगा, ये कनेक्टेड होता है जनरेटर से, जनरेटर फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इसी को फर्दर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। और फर्दर जो ये स्टीम रहेगा उसको कंडेंस कर दिया जाएगा यहाँ पे, यानी फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको पंप के थ्रू फिर से इसमें पंप कर देंगे अपना। तो ये पूरा डायग्राम है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप अगर देखोगे तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को ही यूज किया जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, रसिया का जो VER रिएक्टर है, यानी वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है, वो भी इसी का एग्जांपल है। और भी जितना भी कनाडा का हो गया कांडो, वो भी क्या है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही है। ये इसका एग्जांपल है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का एग्जांपल है। सेकेंड जो होता है, अगर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रिवेलेंट रिएक्टर है, यानी सबसे ज़्यादा जो फेमस रिएक्टर है, मोस्टली यूज किया जाता है, कॉमन टाइप का रिएक्टर है, वो सेकेंड मोस्ट यानी जो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के बाद जो है वो है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। क्या है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, यानी इसमें जो है हीट एक्सचेंजर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, जो यानी रिएक्टर वेसल है, जो रिएक्टर वेसल है, मान के चलो ये रिएक्टर वेसल है, तो इसी में फ्यूल भी है, कंट्रोल रॉड भी है, और इसमें क्या है, इसमें इसी में मॉडरेटर भी है, और क्या है, कूलेंट भी है। और यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे टरबाइन लगा हुआ होगा, और यहीं पे ये जनरेट करेगा, यानी हीट को जनरेट करेगा, और ये क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रोटेट करेगा। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल जो हम लोग लगाते हैं हीट एक्सचेंजर को, वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये रिएक्टर वेसल है। रिएक्टर वेसल में आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें देखो कंट्रोल रॉड है, ये दिख रहा होगा। इसी में क्या है, इसी में आपका मॉडरेटर भी है, इसी में कूलेंट भी है, यानी यही कूलेंट का भी काम कर रहा है, यही मॉडरेटर का भी काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, अलग से यानी हीट एक्सचेंजर जो अपन अलग से लगाते थे, वो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हीट एक्सचेंजर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी में क्या होगा, यहीं पर टरबाइन कनेक्टेड होगा, ये यानी यहाँ से जो स्टीम जनरेट हो रहा है, इसको डायरेक्ट यहाँ से टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे, और टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे तो ये डायरेक्टली उसको रोटेट करेगा। तो इसके कारण से क्या हुआ, जो ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी है वो क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के, क्योंकि इसमें कोई सेपरेट से मशीन नहीं लगा रहे हैं। जब भी आप सेपरेट से लगाओ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट का लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे कोई सेपरेट से हम नहीं लगा रहे हैं, कोई अलग से डिवाइस, जिसके कारण से इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होता है। इसके कारण से इसका थर्मल एफिशिएंसी ओवरऑल क्या होगा, हाई होगा। और इसके बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे। इसका वेरिएंट जैसे हो गया एडवांस्ड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो गया, सिंप्लीफाइड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो गया, इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड वाटर रिएक्टर हो गया, ये सब इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का। और ये भी किसका पार्ट है, तो लाइट वाटर रिएक्टर का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कोई सेपरेट स्टीम जनरेटर का जरूरी नहीं है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हीट एक्सचेंजर का भी जरूरी नहीं है अलग से, इसलिए ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, इसका हाई होगा एज कम्पेयर टू किससे, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से। इसका डिफरेंट वेरिएंट्स है, एडवांस्ड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, सिंप्लीफाइड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और इकोनॉमिकली सिंप्लीफाइड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो ये तो हो गया यानी सेकेंड टाइप, ये लाइट वाटर रिएक्टर का। नेक्स्ट जो इसका सब टाइप है वो है सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर। ये जो है फोर्थ जनरेशन रिएक्टर है, ये अभी रिसेंट कंसेप्ट है। सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर में क्या करते हैं, यहाँ पे जो है टेम्परेचर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। क्रिटिकल कहने का मतलब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट का बात किया जा रहा है, वाटर का क्रिटिकल पॉइंट का बात होता है। जैसे आप जनरली पढ़े होगे क्या कि अगर कोई मान लो एक लिक्विड है, लिक्विड यानी वाटर का मैं बात कर रहा हूँ, वाटर है, इसको मैं अगर टेम्परेचर हाई करता हूँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाता हूँ तो क्या होगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से कन्वर्ट होते जाएगा किस में, गैस में कन्वर्ट होते जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन वहीं पे मैं अगर प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ, तो प्रेशर अगर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा, ये फिर से यानी ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा ना, यानी इसको लिक्विड से यानी बॉइलिंग पॉइंट में इसको कन्वर्ट करने, बॉयल करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत होगा, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत होगा। तो इतना आप टेम्परेचर बढ़ाओ, इतना प्रेशर बढ़ाओ कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यानी अगर आप टेम्परेचर ले जाते हो 374 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी इस पर क्या होगा, इस पर यानी मैक्सिमम यानी ये चला जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मैक्सिमम पे चला जाएगा। और प्रेशर अगर आप 22.1 मेगा पास्कल से ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो ये क्रिटिकल प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसी पे जो फ्लूइड मिलता है उसी को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अगर वाटर का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सुपर क्रिटिकल वाटर। सुपर क्रिटिकल वाटर करने का मतलब यानी एक ऐसा स्टेट में ये पहुँच जाएगा कि इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि ये लिक्विड है या गैस है, इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, ये डिस्टिंक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी आप गैस को अगर देखोगे यानी वेपर के रूप में देखोगे कि एक सॉलिड है, उससे आप
यानी वेपर के फॉर्म में यानी गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। वहीं पे आप देखोगे कि इसको अगर लिक्विड के फॉर्म में यूज करोगे तो लिक्विड के तरह भी ये फ्लूइड नेचर का दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर। यानी इसमें टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई होता है, इसलिए इसके कारण से क्या होता है, इसका और भी ज़्यादा एफिशिएंसी हाई होता है और ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाता है एक समय पे आकर के। नेक्स्ट जो सब टाइप है लाइट वाटर रिएक्टर का वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। नाम से क्लियर हो रहा है ब्रीड करना। ब्रीड करना मीन्स क्या कि जितना ये फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा ये फ्यूल को क्या करता है, जनरेट करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। जैसे कि इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यूरेनियम 238 को इसमें एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो जितना फ्यूल ये कंज्यूम कर रहा है इसमें प्लूटोनियम 239 को भी यूज किया जाता है। तो प्लूटोनियम 239 जितना ये कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा प्लूटोनियम 239 क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्रीडर रिएक्टर। यानी इसका डिफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि ए न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूसेस सेम काइंड ऑफ fissile material that produces same kind of fissile material as it burns is called breeder reactor। अब चाहो तो ब्रीडर रिएक्टर किसी भी यानी रिएक्टर को आप ब्रीडर रिएक्टर कर बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसको ब्रीडर रिएक्टर बना सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल में अगर देखोगे तो हैवली मॉडरेटेड लाइट वाटर रिएक्टर को अगर चाहो तो इसमें जो है थोड़ा सा ट्विक करके आप सुपर फास्ट रिएक्टर इसको बना सकते हो, सुपर फास्ट रिएक्टर बना सकते हो, सुपर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो जो लो डेंसिटी का जो सुपर क्रिटिकल लाइट वाटर रिएक्टर होगा उसे यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन जाएगा। और इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना ये प्लूटोनियम 239 को यूज करता है उससे ज़्यादा ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्रीडर रिएक्टर बोलेंगे। अब ब्रीडर रिएक्टर भी दो तरीके का होगा। ब्रीडर रिएक्टर दो तरीके का होता है कि कौन सा न्यूट्रॉन को यूज कर रहे हैं इसको फिसाइल का यानी फ्यूजन कराने के लिए। अगर आप यानी फास्ट न्यूट्रॉन को यूज कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि ये टाइप है ये लाइट वाटर रिएक्टर का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में क्या कि आप थर्मल न्यूट्रॉन को यूज कर रहे हो फ्यूजन कराने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। अब देखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो यूजेज होता है मेनली, इसको मेनली यूरेनियम 238 को ब्रीड कराने के लिए यूज किया जाता है। यानी जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है उसको जो है यूरेनियम 238 को ब्रीड कराने के लिए यानी इसको यानी फर्टाइल बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी इसके हेल्प से जो है यूरेनियम 238 के हेल्प से प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। इसमें जो यानी फ्यूल के रूप में यूज होता है प्लूटोनियम 239 ही यूज किया जाता है। अब वहीं पे थर्मल ब्रीडर रिएक्टर के बारे में देखोगे तो यहाँ पे जो है थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी थोरियम 232 जो होता है ये फर्टाइल होता है, ना कि फिसाइल होता है। फर्टाइल और फिसाइल में क्या अंतर है कि इसको फ्यूजन कराने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, फ्यूजन में यूज नहीं कर सकते, यानी फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर सकता है थोरियम 232, लेकिन ये फर्टाइल हो सकता है। फर्टाइल करने का मतलब ये इसको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे थोरियम 232 को अगर यूरेनियम 233 में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये एक फिसाइल मटेरियल यानी इसको फ्यूजन रिएक्शन में यूज कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप थर्मल यानी ब्रीडर रिएक्टर जो है इसको यूज करोगे, जब इसको कन्वर्ट करोगे यानी थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में, तो इसमें कोई जो है हैवी ट्रांस यूरेनिक मटेरियल नहीं यानी प्रोड्यूस होता है, ट्रांस यूरेनिक्स मटेरियल नहीं प्रोड्यूस होता है। ट्रांस यूरेनिक्स क्या होता है, ट्रांस यूरेनिक्स जो होता है कि जो हैवियर एलिमेंट होता है, हैवियर यानी न्यूक्लियस होता है जो कि यूरेनियम 238 से हैवियर एलिमेंट जो होता है उसी को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक्स, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। यानी इसमें क्या होगा, जो फ्यूल का जनरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कंजम्पशन, यानी जितना कंज्यूम कर रहा है फ्यूल उससे ज़्यादा ये फ्यूल को जनरेट करेगा, इसलिए क्या बोलेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और इसमें जो न्यूट्रॉन यूज होगा यानी जो फ्यूजन करने के लिए जो न्यूट्रॉन यूज किया जाएगा वो कैसा होगा, फास्ट न्यूट्रॉन होगा, इसलिए इसमें कोई मॉडरेटर का जरूरी नहीं होगा। और जो कूलेंट होगा उसके लिए हम लोग लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा मटेरियल को एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, तो लिक्विड सोडियम को यूज किया जाता है और मॉडरेटर इसमें यूज होता ही नहीं है। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल जो होगा यानी कि जो यानी फ्यूल आप यूज किए उसके बाद में जो फ्यूल बचता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें फ्यूल बर्न तो नहीं होता है ना, बर्न नहीं होता है। ये क्या करता है कि कुछ जो हो गया फ्यूजन हो गया, जो हुआ बाकी का मटेरियल क्या होगा, बच जाएगा। जैसे कि आप अगर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का बात करो तो उसमें एज ए नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं फ्यूल। तो नेचुरल यूरेनियम जो होता है उसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 238 भी होता है। यूरेनियम 238 ज़्यादा मात्रा में होता है, 99.3% होता है,
और यूरेनियम 235 क्या होता है 0.7% ही होता है, यानी यूरेनियम 235 का तो हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यूरेनियम 238 क्या होगा, वो बचा रह जाएगा। यानी क्या हो गया, ये स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है। तो जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो उसका दो कंपोनेंट होता है, एक तो होता है फ्यूजन प्रोडक्ट, जो फ्यूजन होगा वो हो गया, तो उसका तो डायरेक्ट आप फ्यूजन कर सकते हो। एक होता है ट्रांस यूरेनिक्स प्रोडक्ट। ट्रांस यूरेनिक्स प्रोडक्ट क्या हो गया कि ट्रांस यूरेनिक यानी जो हैवियर होगा, यानी जो हैवियर एटम से मिलकर के बना होगा, जो यानी यूरेनियम या यूरेनियम से हैवियर एटम से यानी एटम से मिलकर के बना होगा, उसी को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। तो इसको क्या होगा, ये फ्यूजन नहीं कर पाता है, फ्यूजन नहीं कर पाता है, तो इसको क्या कर सकते हो आप, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हेल्प से इसको क्या कर सकते हो कि यानी फिसाइल कर सकते हो, यानी फिसाइल मटेरियल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इसका यानी इसका एडवांटेज है। इंडिया ने जो है पहला 40 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर डेवलप कर लिया है, जो कि जिसको डेवलप किया है यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसने यानी 40 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी डेवलप कर लिया है, जो जिसने की क्रिटिकलिटी को 18 अक्टूबर 1985 को ये अटेंड कर लिया है। क्रिटिकलिटी कहने का मतलब क्या होगा कि वो उसका जो चेन रिएक्शन है वो क्या है, सस्टेन्ड है, यानी के का वैल्यू 1 है। अब इस तरीके के बाद जो है, ऐसा करने के बाद जो है इंडिया जो है वर्ल्ड में 6th कंट्री हो गया है जो कि इसको फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर को ऑपरेट करने लगा है, यानी बना चुका है। यानी इंडिया वर्ल्ड में क्या हो गया, 6th कंट्री हो गया जो कि बिल्ड कर सकता है, ऑपरेट कर रहा है किसको, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। US, UK, फ्रांस, जापान और USSR के बाद जो है इंडिया 6th कंट्री है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि ब्रीडर रिएक्टर दो तरीके का होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है कि यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करते हैं किस में, प्लूटोनियम 239 में, और थर्मल रिएक्टर का यूज किया जाता है, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर का यूज किया जाता है किस में, यानी थोरियम 232 से यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है इसका एग्जाम्पल क्या है। ये ऑलरेडी 2017 में मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले तो इफिशियंसी ऑफ कन्वर्जन, एफिशिएंसी देखोगे कन्वर्जन का तो वो बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के कंपेरिजन में देखोगे तो इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखोगे कि यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसका एफिशिएंसी देखोगे तो 1.2 से 1.3 यानी 1.3 टाइम्स ज़्यादा है। वहीं पे अगर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का देखोगे तो लगभग 0.6 है इसका एफिशिएंसी, यानी इसका देखोगे 120% से 130% के बीच में इसका एफिशिएंसी है, वहीं पे इसका 60% के आसपास है एफिशिएंसी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर का। अगर एग्जांपल इसका और देखो पूरा क्लियर देखने के लिए, मान लो 100 ग्राम प्लूटोनियम को अपन यूज कर रहे हैं, 100 ग्राम प्लूटोनियम 239 को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करने में यानी प्लूटोनियम जो यानी प्रोड्यूस करेगा तो ये जो है 120 ग्राम प्रोड्यूस करेगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। वहीं पे जो है इसको अगर यूज करोगे यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर को यूज करोगे तो ये केवल और केवल 60 ग्राम ही कन्वर्ट करेगा, 60 ग्राम ही प्लूटोनियम 239 कन्वर्ट करेगा। यानी जो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है और जो फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो रेशियो होगा उसी को ये डिनोट कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्सन। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिविटी जो होगा न्यूक्लियर वेस्ट का वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, वो एग्जांपल अगर आप देखते हो तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, जो ट्रांस यूरेनिक वेस्ट है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करता है। ट्रांस यूरेनिक वेस्ट कहने का मतलब जो हैवियर आइटम है उसको क्या करेगा, फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। जिसके कारण से क्या हो गया कि अगर आप फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होता तो क्या होता है, उसी कंडीशन में रहता है, उसका रेडियो एक्टिविटी हमेशा होते रहता है और रेडियो एक्टिविटी बहुत लंबे समय तक होते रहता है। लेकिन उसको अगर कन्वर्ट कर दिए, फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया तो उसका क्या हो गया, उसका स्टेबल हो गया। वो स्टेबल हो गया तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का जो लाइफ टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये सेकंड एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है माइनिंग और प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट लगता है यूरेनियम ओर को यानी माइन करने में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यानी ब्रीडर रिएक्टर में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसी को ये फिर से रीयूज कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है। तो हमें अब क्या यानी माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके कारण से क्या होगा, ये यानी यूरेनियम ओर का जो माइनिंग करना पड़ता था, प्रोसेसिंग करना पड़ता था, वो जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वो नहीं लगेगा, आप यानी रिड्यूस होगा, यानी कम लगेगा। तो ये क्या होगा, ये कॉस्ट वाइज सेविंग हो गया। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है कि स्मॉल कोर है। आप जानते हो कि जो यानी
रिएक्शन को जो चेन रिएक्शन है उसको सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक रिएक्टर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्मॉल कोर का रिएक्टर होना चाहिए। स्मॉल कोर इसीलिए क्योंकि जब स्मॉल कोर होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा किसके लिए, रिएक्शन कराने के लिए, तो इसलिए स्मॉल कोर का ज़रूरत होता है। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या हो रहा है कि हम ना तो मॉडरेटर का यूज कर रहे हैं, तो इसके कारण से क्या होगा कि हमारा जो कोर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। कोर स्मॉल होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा रिएक्शन कराने के लिए। इसी के लिए ये भी कि इसका फ़ायदा हो गया कम, यानी स्मॉल कोर होगा तो क्या होगा, कम कॉस्ट आएगा। फिर मॉडरेटर भी इसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। अब लेकिन कुछ कुछ जो है इसका डिसएडवांटेजेस भी है, अब उसको भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, हमने वहाँ पे SGCR यहाँ पे काउंसिल बोल दिया था, तो ये सेंटर है ना कि काउंसिल। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसने जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार कर लिया है। जैसे यानी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जैसे ही यानी 1985 में यानी तैयार किया गया था, उसके जस्ट बाद ही क्या किया गया, एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर IGCR, उसको भी IGCR ही ने डेवलप किया था, इसको भी IGCR ने प्रोटोटाइप एक तैयार कर लिया है, जो कि कालापकम तमिलनाडु में है। ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के बाद डेवलप करने के बाद इसको स्टार्ट किया गया है। इसका जो यानी कैपेसिटी जो है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 500 मेगावाट ये पावर जनरेट कर रहा है। इसमें जो फ्यूल यूज किया जा रहा है, फ्यूल को यूज कर रहा है प्लूटोनियम यूरेनियम ऑक्साइड के फ्यूल यूज किया जा रहा है, और जो कूलेंट यूज हो रहा है उसमें लिक्विड सोडियम को एज ए कूलेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। इंडिया के जो है, इंडिया वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री है जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे सबसे ज़्यादा रिसर्च पे ध्यान दिए हुए यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में एंगेज है। और इंडिया ही एक पहला ऐसा कंट्री है जो कि थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करने पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने लिए जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी इंडिया जो कंट्री है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा थोरियम एज ए रिजर्व है। अगर आप IAEA का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पूरा वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड का 25% जो है थोरियम रिजर्व वो इंडिया में है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोरियम रिजर्व ज़्यादा है। इसलिए हमको थोरियम से यूरेनियम 233 चाहिए। तो थोरियम से यूरेनियम 233 चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चाहिए। इसलिए हम लोग इसका रिसर्च यानी इंडिया जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में जुड़े हुए हैं। बाकी वर्ल्ड में देखोगे ज़्यादातर कंट्रीज़ को छोड़ दिया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को, लेकिन इंडिया भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसका जो डेवलपमेंट ऑपरेशन का जो काम दिया गया है रिएक्टर का, वो भाविनी को दिया गया है। भाविनी जो है रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए इस रिएक्टर का। अगर IAEA के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग देखोगे, तो जो यूरेनियम रिजर्व है, वर्ल्ड का जितना यूरेनियम रिजर्व है उसका 1 से 2% ही यूरेनियम रिजर्व जो है इंडिया के पास है। इसलिए यूरेनियम अपने पास नहीं है, अपने पास क्या है, थोरियम है। तो अपने को थोरियम से करना है, यानी फ्यूल जनरेट यानी एनर्जी जनरेट करना है। इसी के लिए ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को ही इंडिया क्यों चूज किया है। इसको इसीलिए चूज किया क्योंकि जब स्टार्ट करा था न्यूक्लियर प्रोग्राम को, यानी जब स्टार्ट कर रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जब स्टार्ट किया जा रहा था इंडिया में, तो दो तरीके से था कि यूरेनियम हमें क्या चाहिए था, यूरेनियम 235 चाहिए था। लेकिन यूरेनियम 235 हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें 0.7% ही होता है यूरेनियम 235। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इनरिचमेंट फैसिलिटी चाहिए, यानी इसको इनरिच करना पड़ेगा, यानी इसको 2 से 3% पे लेकर के जाना पड़ेगा, यानी फ्यूल को जनरेट करने के लिए, अगर आप नॉर्मल रिएक्टर को यूज करते हो तो। लेकिन जो यानी एनरिचमेंट फैसिलिटी यानी इस्टेब्लिश करना इंडिया में वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था एज कम्पेयर टू हैवी वाटर को जनरेट करना। हैवी वाटर को आप आसानी से जनरेट कर सकते हो, तो हैवी वाटर को जनरेट करना यानी चीप पड़ रहा था इंडिया को। इसीलिए जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर को चूज किया इंडिया ने। तो इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में जो होता है, क्या होता है कि इसमें जो हैवी वाटर का मतलब D2O H2O होता है, नॉर्मल वाटर को डिनोट करता है। वहीं पे D2O जो होता है वो हैवी वाटर को डिनोट करता है। तो ये D2O जो है एज ए मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में इसको यूज किया गया है। जैसे इसको यूज करने से क्या होगा कि जो नेचुरल यूरेनियम को आप जो है एज ए फ्यूल के रूप में यूज कर सकोगे, यानी नेचुरल यूरेनियम को जो है एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। इसलिए कोई एक्सपेंसिव यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर को रिएक्टर को इंडिया ने चूज किया। तो ये हैवी वाटर रिएक्टर का एग्जांपल है। यानी इसमें क्या करते हैं कि मॉडरेटर में जो है क्या यूज करते हैं हम लोग, हैवी वाटर को यूज करते हैं, और कूलेंट में भी हैवी वाटर को यूज करते हैं। इसीलिए इसको हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। एक रिसेंट रिएक्टर है वो है कम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर। कम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर जो है इसको डेवलप किया है, बार्क ने डेवलप किया है।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो वाटर यूज करते हैं, वाटर को क्या कर दे रहा है, इसमें ब्रेक डाउन कर दे रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और वो हाई टेम्परेचर के बेसिस पे किया जा रहा है। और इससे के कारण से क्या होगा, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट होता है। और इसको जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो प्रोसेस यूज कर रहा है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस को यूज किया जा रहा है। तो उसके हेल्प से क्या कर दे रहा है, वाटर को जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तोड़ दे रहा है। इस प्रोसेस में क्या होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जनरेट होता है, यानी जो नॉर्मल रिएक्टर है उसके कंपेरिजन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा यानी टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसके कारण से क्या होगा, इसको आप आसानी से आप यानी ज़्यादा एफिशिएंसी होगा इसका। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि जो ट्रेडिशनल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर जनरेट कर पाता है। वहीं पे आप देखो कम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर जो है ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर लेता है। इसके कारण से क्या होगा कि ये थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा इसका। फिर बाकी का जो अदर ट्रेडिशनल रिएक्टर था वो क्या था, केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जाता था, लेकिन ये कम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर जो है इसको अदर पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है। फिर जो इसमें हाइड्रोजन जो ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन जो मिल रहा है उसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस जो मिल रहा है एज ए फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं हम व्हीकल में। आइए, जो कम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर जो है इसमें यूरेनियम 233 को एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो थोरियम 232 है उसके हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे हम अपना किस में, यूरेनियम 233 में, और इसको यूज करेंगे किस में, कम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर में। इसके हेल्प से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो, यानी सस्टेनेबल एनर्जी जनरेट किया जा सकता है। तो ये इसका एडवांटेजेस था। तो इस तरीके से जितना भी न्यूक्लियर यानी टाइप ऑफ रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो न्यूक्लियर पावर जो है इंडिया में उसका क्या स्टेटस है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी अगर देखोगे कि जो न्यूक्लियर पावर से जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है, वो 5th लार्जेस्ट सोर्स है, यानी एनर्जी सोर्स का, यानी एनर्जी का जो है 5th लार्जेस्ट सोर्स है ये। कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसके बाद ये जो है 5th लार्जेस्ट सोर्स है एनर्जी का। फिर जो है अभी अगर आप देखोगे तो टोटल इंडिया में जो है 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ऑपरेशनलाइज्ड है, यानी वर्किंग कंडीशन में, यानी वर्क कर रहा है, यानी वो पावर जनरेट कर रहा है। उसमें से जो है वहाँ पे जो है टोटल 23 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ऑपरेशनलाइज्ड है, यानी ऑपरेशन है, यानी फंक्शन कर रहा है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर देखोगे अभी तक जो ऑपरेशनलाइज्ड है वो 780 मेगावाट है। टोटल 7,480 मेगावाट है। इतना इलेक्ट्रिसिटी यानी जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर पावर से। अभी न्यूक्लियर पावर जो प्रोड्यूस्ड हुआ है इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखोगे 2021 में, तो लगभग 43 टेरावाट आवर पावर जनरेट हुआ है। आप जानते हो कि 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है इंडिया में 1 यूनिट माना जाता है। तो इस तरीके से टेरावाट में ये डिनोट किया हुआ है। टेरा मीन्स हो गया 10 के पावर 12। तो इसको आप कन्वर्ट करके देख लेना कितना यूनिट यानी इतना पावर जो है जनरेट हुआ इस साल यानी 2021 में। अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल पावर जनरेशन हुआ उसका 3.11% है, यानी टोटल जो पावर जनरेशन हुआ 2020-21 में सब में सारे प्लांट मिला करके तो वो है 1382 टेरावाट आवर, और उसमें से जो है 43 टेरावाट आवर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर प्रोड्यूस हुआ है, जो कि 3.11% है। तो आप एक बार देख लो कि कौन कौन सा ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि ऑपरेशनलाइज्ड है इंडिया में चल रहा है। तो पहला है कायगा पावर स्टेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पावर स्टेशन किस स्टेट में, ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो कायगा पावर स्टेशन जो है वो कर्नाटका में है। इसका ऑपरेटर जो है NPCIL, ज़्यादातर का ऑपरेटर देखोगे NPCIL है, जो कि एक PSU है। यहाँ पर जो टाइप ऑफ रिएक्टर है वो क्या है, इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि 220 मेगावाट जनरेट कर रहा है, यानी एक यूनिट जो है 220 मेगावाट जनरेट कर गया। तो यहाँ पे टोटल 4 यूनिट है, यानी 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। तो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर मीन्स कितना हो गया, 220 × 4 यानी कितना हो गया, 880 मेगावाट पावर जनरेट हो रहा है कायगा से। यानी कायगा एक पावर स्टेशन है, यानी पावर प्लांट है। वहाँ पे 4 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है। फिर ककरापर जो है ये गुजरात में है। यहाँ पे देखोगे दो यूनिट है किसका, इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि 220 मेगावाट का है, यानी एक रिएक्टर जो है वो 220 मेगावाट जनरेट करेगा। तो इसका 2 यूनिट है, यानी 220 मेगावाट वाला 2 यूनिट है, और 700 मेगावाट वाली 1 यूनिट है। यानी टोटल यहाँ पे कितना पावर जनरेट हो रहा है, 1140 मेगावाट जनरेट हो रहा है। फिर कुडनकुलम जो हम लोग यानी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे 5th यानी जो लगाने वाला है, 5th पावर प्लांट जो लगा, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर जो यानी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे कुडनकुलम में तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में ये है। ये जो है वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर, ये रसिया का है।
ये 1000 मेगावाट जनरेट करता है। तो इस तरह से 2 यूनिट जो है वो ऑपरेशनल स्टेज में है, बाकी का जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में चल रहा है, यानी दो कंस्ट्रक्शन स्टेज में चल रहा है, एक जो है अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट होगा, जो कि न्यूज़ में था। तो 2000 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो रहा है। फिर चेन्नई में देखोगे कालापक्कम, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे भी इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो कि 220 मेगावाट का है, लेकिन उसका 2 यूनिट है यहाँ पे, यानी 2 रिएक्टर लगा हुआ है, यानी 440 मेगावाट जनरेट होगा। फिर नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे भी 220 मेगावाट का 2 यूनिट है, तो 440 हो गया। फिर राजस्थान में देखोगे, फिर है राजस्थान में यानी जयपुर में है ये, तो यहाँ पे एक कांडू है, कांडू जो है कनाडा का है, कनाडा का। यहाँ पे देखोगे एक यानी 100 मेगावाट वाली है, एक 200 मेगावाट वाली है, यानी 2 यूनिट है, एक यूनिट करके 2 है, और एक है यानी 4 यूनिट जो है इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का है। तो टोटल जो है 1180 मेगावाट पावर जनरेट हो रहा है। फिर तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भी है, और यानी तारापुर केवल महाराष्ट्र में ही एक ऐसा जो है जहाँ पे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, बाकी की जगह पे क्या है इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, यानी हैवी वाटर रिएक्टर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 160 मेगावाट का है, 2 यूनिट है, और 540 का जो कि 2 यूनिट ये भी है, तो 1400 मेगावाट जो टोटल कितना हो गया है, तो 7480 मेगावाट टोटल पावर जनरेट हो रहा है अभी रिसेंटली। अब कुछ जो पावर प्लांट है वो क्या है ऑपरेशन यानी कंस्ट्रक्शन स्टेज में, यानी भी कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसमें से देख सकते हो चेन्नई में है, कालापक्कम में, इसका ऑपरेटर कौन है, भाविनी, जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे कौन सा है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका एक प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है। प्रोटोटाइप कहने का मतलब एक तरह का डमी टाइप का, यानी जैसे आप फ़ोन लेने जाते हो तो उसका एक डमी दिखाया जाता है ना, उसी तरह का एक डमी हो गया ये। तो ये डमी डेवलप किया गया है जो कि 500 मेगावाट का है। तो एक यूनिट अभी डेवलप हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक ये पूरा कमर्शियल स्टेज में आ जाएगा, यानी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, यानी उससे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो। अभी यूजेज में नहीं है, अभी केवल कंस्ट्रक्ट किया गया। फिर ककरापुर यूनिट 4th यूनिट वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है ककरापुर का, तो NPCIL, बाकी का NPCIL ही ऑपरेटर है। तो ये गुजरात में है ककरापुर, जो कि इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कि 700 मेगावाट का है, एक यूनिट है, जो कि 2022 तक ये भी माना जा रहा है कि ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। फिर गोरखपुर जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे भी 700 मेगावाट का 2 यूनिट है, जो कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर राजस्थान में है यूनिट 7 और 8, जो कि 700 यूनिट का 2 गो है, तो 2022 तक भी इसको भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुडानकुलम यूनिट 3, 4, 5 का देखे होगे कि अभी न्यूज़ में आया है कि वो उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये तमिलनाडु में है, यहाँ पे रसिया कर रहा है कंस्ट्रक्ट, और टोटल 4000 मेगावाट यहाँ से मिलेगा। ये 2025 से 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ जो है प्लान स्टेज में भी है। प्लान स्टेज का मतलब प्रोपोज्ड स्टेज में प्रपोज किया गया, उसको अभी फाइनल यानी नहीं मिला है, सैंक्शन नहीं मिला है, गवर्नमेंट उसको अभी नहीं दिया है, पास नहीं किया है, अभी अप्रूवल अपना नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, अभी केवल प्लान स्टेज में है। तो ये आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। फिर अक्टूबर 2010 में देखोगे तो NPCIL यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 63 गीगावाट का एक यानी प्लान किया था, 63 गीगावाट यानी पावर अचीव करना है 2032 का, इसका प्लानिंग किया गया था। लेकिन होता क्या है कि 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर हो जाता है, जिसके कारण से इंडिया में जो लोग होते हैं यानी पीपल जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं इसके अगेंस्ट, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इसलिए इसको होल्ड कर दिया गया। यानी ये सारी चीज़ जो है इंडिया में देखोगे तो इंडिया का मेन मकसद है कि थोरियम बेस्ड फ्यूल जो है न्यूक्लियर एनर्जी हमें जनरेट करना है लॉन्ग टर्म में, ये हमारा विजन है यानी एम है। आप देखोगे इंडिया का जो न्यूक्लियर यानी 3 स्टेज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें भी इसी को इंक्लूड किया गया। और नेक्स्ट जो है ITER इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव है जो कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, यानी इसका भी पार्ट इंडिया बन चुका है। तो ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड रिएक्टर बनाने पर रिसर्च कर रहा है, तो इसमें इसका भी इंडिया पार्ट बन चुका है। तो ये पूछा भी गया था प्रीलिम्स 2017 में कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से रिलेटेड है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को पे रिसर्च करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को डेवलप करना है। अभी तक वर्ल्ड में कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर डेवलप नहीं हुआ है। फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका जो है इसने एक न्यूक्लियर विजन 2020 लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि 20 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना है न्यूक्लियर पावर से बाय 2020। फिर NPCIL वाला हम लोगों ने देख लिया था कि 63 गीगावाट प्रोड्यूस करना है न्यूक्लियर एनर्जी से 2032 तक, लेकिन ये प्रोटेस्ट के कारण से अभी रुक गया है।
अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किन्होंने किया था। तो ये जो स्टार्ट किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने सबसे पहले नंबर ये इस आइडिया को दिया था। 1950 में ही इस चीज़ को यानी सबसे पहले नंबर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 में इस आइडिया को फॉर्मुलेट किया था, यानी इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को यानी फॉर्मुलेट किया था। इसका मेन एम ये था कि लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करना, कि लॉन्ग टर्म में हम एनर्जी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहें किसी कंट्री पे। इसके लिए जो है इन्होंने बोला कि यूरेनियम, जो भी अपने पास यूरेनियम, जितना भी यूरेनियम रिजर्व है अपने पास, प्लस और थोरियम, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा? तो मोनाजाइट सैंड जो है साउथ इंडिया वाले जो कोस्ट में मिलेगा, कोस्टल रीजन में, जो साउथ इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा। जैसे केरला हो गया, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे जो कोस्टल वाले एरिया है वहाँ पे जो मोनाजाइट सैंड मिलता है उसमें ये मिलेगा यूरेनियम और थोरियम। उसको यूज करके हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव करना है। ये इसका अल्टीमेट एम था, यानी इसका फाइनल एम क्या था कि हम थोरियम को एज ए फ्यूल के रूप में यूज कर सकें लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अपने पास थोरियम रिजर्व ज़्यादा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप देखोगे कि IAEA का रिपोर्ट जो देखोगे उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपने पास जो यूरेनियम रिजर्व है बहुत ही लिमिटेड है, 1 से 2% है वर्ल्ड का जो यूरेनियम रिजर्व है उसका। और अगर आप देखोगे थोरियम रिजर्व देखोगे तो वर्ल्ड में लीडर माना जाता है इंडिया, यानी लीडर ऑफ द थोरियम बेस्ड रिसर्च माना जाता है इंडिया को। थोड़ा सा हम लोग जो है डॉक्टर जहांगीर भाभा के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनको जो है फादर बोला जाता है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ये जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके ये फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे और यहाँ पे एक फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे। और इन्होंने जो है एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, इसका भी ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे, जो कि त्रोम्बे में है। बाद में इसी का नाम जो है रीनेम करके बार्क कर दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन्हीं के ऑनर में इसका नाम चेंज करके बार्क कर दिया गया। और इनको जो है माना जाता है कि ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन स्कैटरिंग का क्रॉस सेक्शन को इन्होंने कैलकुलेट किया था, जिसको कि बोलते हैं भाभा स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन स्कैटरिंग को किसने यानी कैलकुलेट किया था क्रॉस सेक्शन को, तो भाभा जी ने ही किया था। और इनका जो आइडिया था कि ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या आइडिया था इसके पीछे उन्होंने रेशनल क्या दिया था कि उन्होंने बोला कि चूँकि थोरियम जो है क्या है, थोरियम एक फिसाइल मटेरियल नहीं है, लेकिन एक फर्टाइल मटेरियल है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फर्टाइल बनाना पड़ेगा, यानी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, यूरेनियम 233 में। तो इसके लिए इसको 3 स्टेज में डेवलप किया जाएगा। कि पहला स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा, नेचुरल यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। और नेचुरल यूरेनियम को जब एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो इससे जो है बाय प्रोडक्ट निकलेगा हमारा प्लूटोनियम 239। अब प्लूटोनियम 239 को जो है सेकेंड स्टेज में यूज करेंगे। सेकेंड स्टेज में जो है वहीं पे जो है हम लोग इसका थोरियम को कुछ यूज करके वहाँ से यूरेनियम 233 जनरेट करेंगे। अब 233 जब जनरेट होगा तो उसको एज ए फ्यूल थर्ड स्टेज में यूज किया जाएगा। तो यही इसका आइडिया था पूरा। तो अब हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है स्टेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी पहला स्टेज में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होगा। अब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में क्या होगा कि नेचुरल यूरेनियम को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या फ़ायदा है कि नेचुरल यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो। नेचुरल यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो, यानी जो स्पेंट फ्यूल होता है वो क्या होता है, प्लूटोनियम 239 के रूप में बाहर आता है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेज में इसको एज ए फ्यूल यूज करेंगे। तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया प्लूटोनियम 239। इसमें जो यानी हैवी वाटर है उसको मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के लिए हैवी वाटर को ही यूज करेंगे। हैवी वाटर को क्यों यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो उसमें जो एग्जिस्टिंग कंडीशन था, यानी इसको स्टार्ट किया गया 1960s के आसपास में, इसको स्टार्ट किया गया था, पहला स्टेज को ऑपरेशनलाइज किया गया था। तो उस समय जो एग्जिस्टिंग कंडीशन था आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि इंडिया ने कैलकुलेट किया था कि जो यानी इनरिचमेंट फैसिलिटी, अगर लाइट वाटर रिएक्टर अपने पास क्या है कि या तो लाइट वाटर रिएक्टर यूज करो या तो हैवी वाटर रिएक्टर यूज करो। तो अगर आप लाइट वाटर रिएक्टर को यूज करते हो तो इसमें जो यूरेनियम यूज करना पड़ेगा, इसमें एनरिच करना पड़ेगा, यूरेनियम को एनरिच करना पड़ेगा। यानी जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है उसमें क्या होता है, दोनों आइसोटोप होता है, यूरेनियम 235 भी होता है और यूरेनियम 238 भी होता है। यूरेनियम 238 जो होता है ये क्या होता है, फिसाइल नहीं होता है, यानी इससे आप न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करा सकते हो, न्यूक्लियर फिजन नहीं करा सकते हो, तो ये तो यूज होगा नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनरिच करना पड़ेगा। ये 0.7% ही होता है, इसको बढ़ा करके हमको क्या करना पड़ेगा,
4% 5% पे लेकर के जाना पड़ेगा, यानी एनरिच करना पड़ेगा। तो इसके लिए एनरिचमेंट फैसिलिटी चाहिए। एनरिचमेंट फैसिलिटी चाहिए तो एनरिचमेंट फैसिलिटी के लिए जो इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू किसका, हैवी वाटर को यानी डेवलप करने में, यानी बनाने में जो है कम खर्च आ रहा था एज़ कम्पेयर टू यानी एनरिचमेंट फैसिलिटी। यानी एनरिचमेंट फैसिलिटी का अगर प्लांट लगाते हो तो वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हैवी वाटर को अथी बनाने के लिए जो प्लांट लगाते हो। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या चूज़ किया कि हैवी वाटर रिएक्टर को ही जाएंगे और लाइट वाटर रिएक्टर को नहीं जाएंगे, इसलिए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को उसमें चूज़ किया गया था। और इसका जो फर्स्ट स्टेज का यानी जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इसका डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और ऑपरेशन, ये सारा का सारा काम किसको दे दिया गया, NPCIL को दे दिया गया कि सारा का सारा जो डिज़ाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ऑपरेशन करना है, ये सारा का सारा इसके पास काम है। अभी आप देखोगे जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश्ड है अभी, जो भी ऑपरेशनलाइज्ड है, उसमें देखोगे मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट जो है वो स्टेज 1 ही यानी फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे ही ऑपरेट कर रहा है मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी इंडिया में है, एक्सेप्ट 2 चीज़ को छोड़ दिया जाए। अगर आप देखोगे तारापुर में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज किया जा रहा है, यानी 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज हो रहा है। वहीं पे कुंडाकुलम में देखोगे तमिलनाडु में, तो वहाँ पे देखोगे VVER जो कि रसिया का है, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया जा रहा है। तो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी का जितना भी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर फर्स्ट स्टेज रिएक्टर ही है। अब जो फर्स्ट स्टेज में यानी जो प्लूटोनियम जनरेट होगा एज ए बाय प्रोडक्ट जो जनरेट होगा, उसको अब क्या करेंगे अपन यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेज में, किसके साथ, नेचुरल यूरेनियम के साथ में हम मिक्स करके इसको यूज करेंगे, यानी मिक्स्ड ऑक्साइड के फॉर्म में इसको यूज करेंगे। मिक्स्ड ऑक्साइड जैसे हो गया प्लूटोनियम 239 जो फर्स्ट स्टेज में, उसको रिप्रोसेस करके इसमें एज ए फ्यूल के रूप में यूज करेंगे और नेचुरल यूरेनियम को साथ में यूज करेंगे। अब देखो प्लूटोनियम 239 क्या है, ये फिजनेबल मटेरियल है, तो क्या होगा, ये फ्यूजन करके क्या करेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा। और वहीं पे नेचुरल यूरेनियम क्या है, ये फिजनेबल मटेरियल नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम 239 में, यानी इससे क्या होगा, एडिशनल प्लूटोनियम 239 जनरेट हो रहा है और ऑलरेडी प्लूटोनियम 239 है, यानी जितना कंज्यूम कर रहा है उससे क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा ये जनरेट कर रहा है प्लूटोनियम 239, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी ब्रीडर रिएक्टर इसको बोलेंगे। क्योंकि हमको 238 को यानी कराने के लिए, रिएक्ट कराने के लिए हमको यानी कन्वर्ट कराने के लिए, ट्रांसम्यूट कराने के लिए क्या चाहिए, हमको फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए और एक बार जब इसका इन्वेंट्री बिल्टअप हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा प्लूटोनियम जब जनरेट हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर एक थोरियम का ब्लैंकेट चढ़ा देंगे। जब थोरियम का ब्लैंकेट चढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो तो ऑलरेडी फ्यूजन कर रहा है, प्लूटोनियम 239 अपना फ्यूजन कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब हम एडिशनल एक ब्लैंकेट चढ़ा दिया इसका थोरियम का, तो क्या होगा, इसका न्यूट्रॉन जो है इससे स्ट्राइक करके इसको क्या कर देगा, यूरेनियम 233 में इसको कन्वर्ट कर देगा, जो कि क्या है, फिसाइल मटेरियल है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेज में फिर यूज करेंगे। जैसे कि आप देखो कि ये मान लो फ्यूल है, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल मीन्स प्लूटोनियम 239 और नेचुरल यूरेनियम दोनों को मिक्स करके एक फ्यूल बनाया गया। ये फ्यूल रॉड है, जब बहुत ज़्यादा प्लूटोनियम यानी एक स्टॉक जनरेट हो गया, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये न्यूक्लियर फ्यूल है, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल है, यानी प्लूटोनियम 239 भी है और नेचुरल यूरेनियम को मिला करके बनाया गया। अब एक बार जब इन्वेंट्री यानी स्टॉक ऑफ प्लूटोनियम 239 जनरेट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा जमा मेरे पास प्लूटोनियम 239 का, यानी क्रिटिकल स्टेज में ये जब पहुँच जाएगा तो अपन क्या करेंगे कि इस पर एक ब्लैंकेट चढ़ा देंगे। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर फ्यूल है। अब इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ कि ये जो है इसमें क्या करेंगे, एक थोरियम का जो है ब्लैंकेट चढ़ा देंगे। अब क्या होगा, जैसे इसका न्यूट्रॉन बाहर आएगा तो क्या करेगा, इससे भी स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यूरेनियम 233 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, जो थोरियम 232 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 233 में। इसको हम नेक्स्ट स्टेज में एज ए फ्यूल के रूप में यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑलरेडी डेवलप कर लिया किसने, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसने डेवलप कर लिया है कालापकम में, जो कि 500 मेगावाट का है। आईसी ने सबसे पहले नंबर जो है इसका टेस्ट रिएक्टर भी डेवलप किया था 40 मेगावाट का, उसके बाद जो है इसका प्रोटोटाइप डेवलप किया जा चुका है। उसमें अब क्या है, इसका जो यानी बिल्ड करने का जो यानी नेक्स्ट जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा उसको यानी बिल्डअप करने का जो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो भाविनी को दिया गया है। भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि एक PSU है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। अब देखो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, यानी ये थोड़ा एडवांस है उसमें, यानी थर्ड, ये क्या हो गया, ये थर्ड स्टेज का बैकबोन माना जाता है। इसमें क्या करेंगे कि जो यूरेनियम 233 जनरेट हो रहा है सेकेंड स्टेज में, और थोरियम 232
यानी यहाँ पे एज ए फ्यूल इसमें यूज करेंगे, यानी यूरेनियम 233 जो जनरेट हो रहा है सेकंड स्टेज में उसको एज ए फ्यूल यूज करेंगे, और साथ ही साथ थोरियम 232 को भी इसमें यूज करेंगे। ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 233 में। उसके साथ ये क्या होगा, साइकिल कंटिन्यू होगा। यानी ये जो बेस्ट है, किसके चीज़ बेस्ट है, थोरियम 232 यूरेनियम 233 साइकिल पे ये बेस्ट है। तो ये अब हम लोग समझ लेते हैं कि थोरियम 232 और यूरेनियम 233 साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये थोरियम क्या है, थोरियम नॉन फिसाइल मटेरियल, लेकिन ये एक फर्टाइल मटेरियल, यानी इसको ट्रांसम्यूट करके फिसाइल मटेरियल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो थोरियम डाइफॉस्फेट है, जो कि यानी इसका मिनरल है, जो कि रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल है, इसी से अपन थोरियम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब थोरियम को क्या करेंगे, थोरियम जैसे ये मान लो थोरियम है, थोरियम को क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराएंगे। जब न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। थोरियम 233 में जब कन्वर्ट होगा, 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, बीटा रेडिएशन होता है। बीटा रेडिएशन का यानी बीटा इमिशन होता है, बीटा डीके होगा। बीटा डीके जब होगा, ये जो है इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 22.3 मिनट होता है। हाफ लाइफ क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस होता है यानी जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो कितने टाइम में जा करके वो अपना जो उसका कंसंट्रेशन होता है हाफ हो जाता है। मान लो कि n0 इसका इनिशियल जो है न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है n0 है, तो कितना टाइम के बाद जो है ये n0/2 हो जाएगा। यानी एक 1000 न्यूक्लियाई हम अगर ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो कितना टाइम में जा करके ये 500 न्यूक्लियाई हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हाफ साइकिल, सॉरी हाफ लाइफ। तो यहाँ पे देखो अब इसका यानी हाफ लाइफ कितना है, यानी 22.3 मिनट, यानी विदिन 22.3 मिनट ये क्या होगा जा करके, यानी प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटेक्टिनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर 233 यानी हैवी एलिमेंट अभी भी है ये, तो ये फिर से क्या होगा, इसमें फिर से फर्दर बीटा डीके होगा। और फर्दर बीटा डीके होगा, इसका जो हाफ लाइफ होगा वो 27 डे होता है। और उसके बाद ये फाइनली जो है यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं यानी थोरियम यूरेनियम 233 साइकिल। क्यों, क्योंकि इसमें जो यूरेनियम निकलेगा इसके साथ क्या होगा, 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलता है। तो एक न्यूट्रॉन को तो यूटिलाइज कर लेंगे फ्यूजन रिएक्शन के लिए, बाकी का जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, थोरियम के साथ टकराएगा और फिर से वो फिसाइल यानी फर्टाइल को फिसाइल बनाएगा, फिसाइल मटेरियल। तो इस तरह से साइकिल कंटिन्यू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थोरियम यूरेनियम बेस्ट साइकिल। इसका जो है अभी यानी डेवलपमेंट जो है 300 मेगावाट का जो है डेवलपमेंट एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर का बार्क में चल रहा है। अब यानी ओवरऑल क्या हम लोगों ने समझा कि पहला स्टेज में जो है बोला गया है कि 10 गीगावाट का अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में एंटर करेंगे। और वहाँ से जब हम ऑल 50 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे उसके बाद ही हम थर्ड स्टेज में एंटर करेंगे। तब तक ये जो है डेवलपमेंट ऑलरेडी चलते रहेगा उसका न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार फिगर से कि पहला स्टेज में क्या होगा, नेचुरल यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। यहाँ पे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, इससे क्या होगा 10 गीगावाट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर जनरेट होता है 10 गीगावाट के बराबर, 40 ईयर्स तक ये अगर ऑपरेशनल रहेगा और उसका कैपेसिटी फैक्टर जो है 0.8 होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेज में इंटर करेंगे। इसमें क्या होगा, जो इसका बाय प्रोडक्ट होगा यानी डिप्लीटेड यूरेनियम, यानी जो डिप्लीट हो चुका है, जो यानी इसमें जो यूरेनियम 235 था वो तो यूज हो चुका है, लेकिन यूरेनियम 238 बच चुका है। तो जो डिप्लीटेड यूरेनियम है उसको और जो प्लूटोनियम एज ए बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो दोनों को मिला करके जो है नेक्स्ट स्टेज में एज ए फ्यूल के रूप में यूज करेंगे। साथ ही इसमें क्या करेंगे, थोरियम का ब्लैंकेट यूज करेंगे जब हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम 239 जनरेट हो जाएगा। इसके हेल्प से जो है 500 गीगावाट का हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे 100 ईयर्स तक। इसका भी कैपेसिटी फैक्टर जो होगा कितना होगा, 0.8 कैपेसिटी फैक्टर होगा। अब देखो, अब जैसे ही यहाँ पे हम थोरियम यूज करेंगे, सॉरी डिप्लीटेड यूरेनियम यानी यूरेनियम 238 जो यूज करेंगे वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा जब किस में, प्लूटोनियम 239 में, उसको फिर से इसी में यूज करेंगे। और यानी इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा यानी जितना प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं, कंजप्शन में यूज कर रहे हैं यानी एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये जनरेट कर रहा है प्लूटोनियम 239, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्रीडर रिएक्टर। और थोरियम की हेल्प से क्या हो रहा है, ये थोरियम किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 233 में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी थोरियम को जो यानी यूरेनियम 233 जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है सेकेंड स्टेज में, उसको क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में एज ए फ्यूल के रूप में यूज करेंगे और थोरियम भी इसमें यूज करेंगे। तो इसके कारण से फिर ये थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यूरेनियम 233 में। और यूरेनियम 233 यहाँ से यूज हो ही रहा है, तो क्या होगा, इससे ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। और इससे जो है अपन जनरेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कितना, 500 गीगावाट इलेक्ट्रिवेलेंट, कितना लगभग 350 ईयर्स
तक, लगभग 350 साल तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। और ये इसका भी कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा, तो 0.8 कैपेसिटी फैक्टर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है कैपेसिटी फैक्टर का ही आ रहा है। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि आप IAS का तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो पोटेंशियल है और उसमें से आप कितना यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, कि एक दिन में आप मान लो कोई, यानी आपका पोटेंशियल है कि एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ सकते हो एफिशिएंटली, लेकिन आप पढ़ रहे हो 2-3 घंटे, तो क्या होगा, वो आपका कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पावर प्लांट का, कि पावर प्लांट का कैपेसिटी के टर्म में मेजर किया जाता है कि कितना वो पावर जनरेट कर सकता है, यानी जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, यानी कोई भी पावर प्लांट जो है कितना पावर को जनरेट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में कितना वो जनरेट कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये 0.8 यानी 80% ही यूटिलाइज कर रहा है वो, यानी 20% वेस्ट में जा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूल सही समय पे हमें नहीं मिल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर उतना अच्छे कैपेबिलिटी का नहीं है, इसीलिए इसका कैपेसिटी फैक्टर क्या है, कम है। तो हम अचीव करना चाह रहे हैं कितना, कैपेसिटी फैक्टर 0.8। अभी आप देखोगे तो 0.69 के आसपास है कैपेसिटी फैक्टर। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोरियम फ्यूल साइकिल। क्यों, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो थोरियम फ्यूल साइकिल जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या है थोरियम फ्यूल साइकिल का, तो थोरियम फ्यूल साइकिल का सबसे पहले ये एडवांटेज है कि ये एबंडेंस में, यानी इंडिया में लगभग 25% जो है, वर्ल्ड का जो है 25% थोरियम जो है रिजर्व इंडिया में है। और जब भी इंडिया जो यानी एक्सट्रैक्ट करता है रेयर अर्थ मटेरियल को जब एक्सट्रैक्ट करता है, तो एज ए बाय प्रोडक्ट जो है थोरियम हमें मिलता है। तो पहला तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि ये सिंगल आइसोटोप में हमें अवेलेबल है, यानी जैसे नेचुरल यूरेनियम था, नेचुरल यूरेनियम क्या था, दोनों आइसोटोप अवेलेबल था, 238 और 235 दोनों था, लेकिन 235 को क्या करना पड़ रहा था, एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था, उसको एनरिच करना पड़ रहा था। यहाँ पे वो झंझट नहीं है, यहाँ पे एक ही सिंगल आइसोटोप है, इसलिए यहाँ पे कोई एनरिचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो थोरियम का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो भी जो है रिएक्टर के परफॉर्मेंस में इन्हांस करता है। अगर आप जैसे देखोगे थोरियम डाइऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, फिर थर्मल कंडक्टिविटी भी इसका होता है, फिर इसका जो थर्मल एक्सपांसन का कोफिशिएंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है, और इसमें जो है ये कभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। यानी थोरियम डाइऑक्साइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। जब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा मतलब क्या चाहिए, रिएक्टर जो होगा अपना सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि कोरोजन नहीं होगा, उसमें कोरोड नहीं करेगा। नेक्स्ट जो एडवांटेज है क्या, ये लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक वेस्ट होता है। अगर आप देखोगे जो यूरेनियम वेस्ट था वो जो है ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट था, और उसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा था, यानी हाफ लाइफ उसका ज़्यादा था, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेता था डिके होने में। इसलिए क्या होता था, उससे यानी रेडिएशन कहीं ना कहीं मीट होते रहता था, इसीलिए उसको सेव करके प्रिजर्व करके रखना पड़ता था, जो कि चैलेंजेज था। फिर आप देखोगे थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ये प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंट होता है, यानी इसकी हेल्प से आप जो है यानी वेपन नहीं बना सकते हो, न्यूक्लियर वेपन आप इसको नहीं बना सकते हो, इसको बनाने में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, इसको प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंट है, यानी आप बना ही नहीं सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेने से। आप एनर्जी पर्पज़ के लिए केवल इसको यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं जो थोरियम हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि क्रिटिकलिटी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिसाइल मटेरियल को यूज करना पड़ेगा, चाहे यूरेनियम 235 हो, यूरेनियम 233 हो, प्लूटोनियम 239 हो, इसको यूज करना पड़ेगा। तो जिसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यानी फैब्रिकेट करना पड़ेगा फ्यूल को, यानी थोरियम के साथ फैब्रिकेट करके उसको यूज करना पड़ेगा, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क है। उतना ज़्यादा टेम्परेचर में इसको फैब्रिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है। सेकंड जो है कि लॉन्गर टाइम लेता है ब्रीड करने में, यानी थोरियम 232 से यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रोटेक्टिनियम से ये यूरेनियम 233 तक जो हाफ लाइफ था उसका कितना था, 27 डे, यानी 27 डे लग जाता है इसको यानी कन्वर्ट होने में। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंजिंग टास्क। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कि अगर आप सॉलिड थोरियम को अगर आप यूज करते हो क्लोज्ड फ्यूल साइकिल में, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसको फैब्रिकेशन के लिए, यानी फ्यूल का यानी फैब्रिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन होता है तो हमें रिमोट हैंडलिंग करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये सब डिसएडवांटेज है इसका। अब अपन आ जाते हैं न्यूज़ पे कि जो इंडिया के जो न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो प्रेजेंटली अभी जो है इंडिया के जो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट अगर देखोगे तो लगभग 14 कंट्री के साथ जो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। जैसे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रसिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, वियतनाम, ये 14 कंट्री के साथ इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। ये जो एग्रीमेंट किया हुआ है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि पीसफुल पर्पस ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी ये मेनली यूज करेगा, यानी न्यूक्लियर पावर को मेनली यूज करना है किसके लिए, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है यानी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कंपोनेंट हो गया और नो हाउ चीज़ें हो गया,
इस रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हो गया, पावर जनरेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज करना है, यानी ये सब सारे फील्ड में यूज करना है। रिसर्च पर्पस के लिए हो गया, पावर जनरेशन के लिए हो गया, मेडिसिन के लिए हो गया, एग्रीकल्चर के लिए हो गया, इंडस्ट्री के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज करना है, यानी पीसफुल यूज करना है उसको, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज करना है। इस प्रिंसिपल पर ये एग्रीमेंट बेस्ड हैं सारे। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कि इंडिया ने अपने ऊपर जो है सेल्फ मोराटोरियम इम्पोज करके रखा है न्यूक्लियर टेस्ट पे, कि इंडिया जो है अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा इसके बाद। अब ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो भी बेस्ड है किस पे, क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे बेस्ड है, कि जो एनर्जी यानी फ्यूल जो जनरेट हो रहा है उसको फिर से रिसाइकल यूज कर रहे हैं, यानी रिसाइकल पे यूज है, यानी क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे बेस्ड है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था अंडर ऑपरेशनल स्माइलिंग बुद्धा यानी पोखरण फर्स्ट टेस्ट जो किया था, तो इसके रिस्पांस में वर्ल्ड में जो है एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था। यानी इसको ये बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि जो है यानी जो इसका मेंबर नहीं होगा उसके साथ जो भी इसका मेंबर कंट्री है वो कभी भी अपना न्यूक्लियर मटेरियल किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, यानी न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को शेयर नहीं करेगा, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो मेजर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन प्रोग्राम है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो इंडिया फ्रांस का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको देखते हैं। तो इंडिया को जो है अगर आप देखोगे तो इंडिया को फ्रांस ने हमेशा से साथ दिया। 1950 में देखोगे तो ये यहीं उसी समय से इसको टेक्निकली सपोर्ट करते आया है इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, न्यूक्लियर इनोवेशन के मामले में। इसी को आप देखते हुए अगर देखोगे 1974 में जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसमें फ्रांस ही एक ऐसा कंट्री था जिसने बोला था कि इंडिया जो है अपने एडवांसमेंट न्यूक्लियर सेक्टर में एडवांसमेंट कर रहा है, यानी उसको एक पॉजिटिव वे में उसको यानी स्वागत किया था, वेलकम किया था इस चीज़ को। अब अगर देखोगे जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी से जब इंडिया को वेफर मिला था 2008 में, उसके बाद फ्रांस ही पहला कंट्री था जिसने पहला सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया था। अब इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो फ्रांस जो है टोटल 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर कंस्ट्रक्ट करेगा, 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर कंस्ट्रक्ट करेगा, जो कि हर एक रिएक्टर जो होगा 1650 मेगावाट का होगा, यानी टोटल जो हो गया 9900 मेगावाट का जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यानी एक्सपीडिशियस मैनर में उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। अभी आप देखोगे रिसेंटली जो है फ्रांस का एनर्जी कंपनी जो है EDF उसने एक सबमिट किया है बाइंडिंग टेक्नो कमर्शियल ऑफर न्यूक्लियर पावर कमीशन टू इंडिया, यानी जो NPCIL है उसको ये अपना बाइंडिंग जो है टेक्नो कमर्शियल ऑफर जो है वो सबमिट किया है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है इंडिया रसिया के बीच में, तो इंडिया रसिया का भी देखोगे तो रसिया भी 1960 से ही लगभग इंडिया को सपोर्ट करते आया है न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। तो इनिशियली अगर देखोगे तो इनिशियली तो साइंटिफिक हो गया, टेक्निकल इस तरीके का कोऑपरेशन हो गया, या न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, इस तरीके का मटेरियल सप्लाई करता था। लेकिन 2008 के बाद देखोगे तो दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कुडुनकुलम जो तमिलनाडु का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, रसिया कंस्ट्रक्ट करेगा, दोनों मिलकर के कंस्ट्रक्ट करेगा। अब दोनों ने ये भी एक एग्रीमेंट किया है कि किसी थर्ड कंट्री के साथ मिलकर के जो है न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज को प्रमोट करेगा। जैसे कि अभी आप देखोगे कि इंडिया जो है साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है रसिया और बांग्लादेश साथ मिलकर के कि रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बांग्लादेश में एस्टेब्लिश करेगा, तीनों मिलकर के। अब US और इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसको 123 एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ये 2005 में साइन किया गया था। इसी के एग्रीमेंट के बाद जो है यानी अमेरिका जो है इंडिया को NSG में जो है ग्रांट दिलाता है, यानी वेवर दिलाता है। 2008 में इसको वेवर दिलाता है। इसके अंदर इंडिया जो है यानी पहला कंट्री बन जाता है पहला न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाता है, जो कि NPT में नहीं भी है, यानी उसका मेंबर नहीं होने के बावजूद भी इसे ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। जो न्यूक्लियर ट्रेड है कर सकता है इंडिया। 2009 में देखोगे तो इंडिया ने जो है एक एग्रीमेंट जो है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत ये है कि जो भी सिविल न्यूक्लियर यानी सिविलियन पर्पस के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है न्यूक्लियर है उसको जो है इसके सुपरविजन में रखा जाएगा, यानी IAEA के सुपरविजन में रखा जाएगा, उसके सेफगार्ड के फॉलो करेगा। फिर इंडिया जापान का देखोगे तो इसको 2016 में साइन किया गया था, यानी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इसको साइन किया गया था, कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2016 में, ये फोर्स में आया था 2017 में।
इसमें जो सबसे बड़ा जो यानी एक जो कंटेस्टेड क्लाउज है वो है नलिफिकेशन क्लाउज। नलिफिकेशन क्लाउज ये बोलता है कि अगर आप फर्दर अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है ये एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा इंडिया को कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जो कंपोनेंट है उसमें जो है सबसे ज़्यादा मोनोपोली जो है जापान के पास है, तो वो हमको यानी एक्सेस कर पाएंगे। यानी जैसे सेफ्टी कंपोनेंट हो गया, डोम हो गया, ये सब अपन एक्सेस कर पाएंगे ये एग्रीमेंट को साइन करने के बाद। अब क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट करना चाहिए। तो इसका पहला कारण है कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी यानी सस्टेनेबल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन क्या होता है, नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कोलैबोरेशन के लिए ज़रूरत है, चाहे वो इनोवेशन पर्पस के लिए हो, रिएक्टर यानी नया रिएक्टर बनाने के लिए उसमें इनोवेशन के लिए हो, या फ्यूल साइकिल के लिए हो गया, या तो इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस के लिए हो गया, जो कि क्या करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है न्यूक्लियर एनर्जी को उसको प्रमोट करेगा। फिर एक्सपर्टीज शेयरिंग में, जैसे कि अगर आप कोऑपरेशन करते हो तो इससे क्या होगा, एक नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, नॉलेज का एक्सेस हो सकेगा, फिर फाइनेंशियली हेल्प मिल सकेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकेगा, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प मिल सकेगा, फिर फिजिबल टेक्निकल सॉल्यूशन मिल सकेगा, यानी मैनेज करने में जो वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी मिल सकेगा। फिर एनर्जी पोटेंशियल अगर देखोगे तो इंडिया का मेनली जो है यानी मोस्ट ऑफ दी ये जो है यानी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करने के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल का जो ज़रूरत होता है उसके लिए हमें इंपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, यानी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर देखोगे तो 2/3 जो है वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो होता है यूरेनियम जो आता है वो कहाँ से आता है, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आता है। इसीलिए भी हमें कोऑपरेशन करना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्लीन एनर्जी, यानी क्लीन एनर्जी के लिए भी हमें ज़रूरत है न्यूक्लियर यानी कोऑपरेशन करना। क्यों? क्योंकि हम जो मूव कर रहे हैं क्या एनर्जी स्टार्व्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, यानी हर एक चीज़ के लिए अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसीलिए जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक बेस्ट पोटेंशियल उभर करके आ रहा है अभी रिसेंट टाइम में। क्यों? क्योंकि ये एक तो क्लीनर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें कोई CO2 का यानी इमिशन नहीं होता है, इसमें कोई बर्न नहीं हो रहा है, तो जो कि CO2 का इमिशन होगा, इसलिए सेफ माना जाता है, क्लीनर माना जाता है। ऑप्शन इन इंडिया एनर्जी बास्केट मस्ट बी रिकॉग्नाइज। इसलिए इंडिया जो है अभी आप देखोगे करेंटली जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 23 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ऑपरेशनलाइज हो चुका है। ये जो है इसमें 22 लिखा हुआ है, ये पहले का डेटा है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली 23 हो चुका है, और टोटल जो है 780 मेगावाट टोटल यानी पावर जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से। यहाँ पे 6780 मेगावाट लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, ताकि अगर ऑप्शन में ना मिले तो ये अगर ऑप्शन में है तो इसको भी टिक करके आना है। जो कि अगर आप देखोगे तो टोटल कैपेसिटी जो है एनर्जी, टोटल जो एनर्जी जनरेट हो रहा है इंडिया का, उसका मात्र 2% मात्र न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी भी बहुत कम है, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। फिर सेकेंड जो है सेफ्टी को भी इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो जिसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे, पार्टनरशिप करने से, कंट्री के साथ पार्टनरशिप करने से क्या होगा कि जो न्यू न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव है उसका जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, नॉन प्रोलिफरेशन का, उसको मीट किया जा सकेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, ये क्या करता है कि जो यानी जो अच्छे से फॉलो कर रहा है, यानी सेफगार्ड को फॉलो कर रहा है, उसको क्या करता है कि उसका डेवलपमेंट में यानी उसका न्यूक्लियर फ्यूल को डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज कर रहा है मटेरियल को, उसको क्या करता है, डिसइंसेंटिवाइज करता है। अब जो है आप देखेंगे कि चैलेंजेज क्या क्या है, जो इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट है उसमें चैलेंजेज क्या क्या आ रहा है। तो पहला तो एक ग्लोबल लेवल पे चैलेंज है, जो कि इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट है अदर कंट्री के साथ, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंजेज आ रहा है वो जो है नॉन सिग्नेटरी स्टेटस जो है NPT में, उसके कारण से आ रहा है। अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा बैरियर आ रहा है इंडिया के लिए, वो नॉन प्रोलिफरेशन रिजिम में नहीं शामिल होने का, उसके कारण से ये बैरियर आ रहा है कि इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लॉन्च किया है और नॉन प्रोलिफरेशन रिजिम में ये शामिल नहीं है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, एंड इसीलिए इसका जो है पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। फिर चाइना का देखोगे, चाइना हमेशा जो है इंडिया का जो है NSG में मेंबरशिप को अपोज किया है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ये साइड करता है कि इंडिया जो है NPT का मेंबर नहीं है, NPT को साइन नहीं किया, इसीलिए इसमें अलाउ नहीं करेंगे। फिर कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस भी है, वो तो ग्लोबल चैलेंजेस था, फिर डोमेस्टिक चैलेंज भी है। डोमेस्टिक चैलेंज में क्या हो गया कि न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर के है, इसके कारण से आप प्रोटेस्ट भी देखोगे कि डोमेस्टिक फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिला था डोमेस्टिक लेवल पे। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा यानी चैलेंजेस क्या आ रहा है, इस चीज़ को लेकर के चैलेंज है लोगों में, यानी अप्रीहेंशन है कि जो प्लांट अगर आप एस्टेब्लिश करोगे तो सारा का सारा वाटर जो है डाइवर्ट कर दिया जाएगा इस प्लांट के लिए, फिर इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, वहाँ पे लैंड का एक्वायर करेगा,
और लैंड का एक्विजिशन होगा, साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन का इशू आ रहा है। इसके कारण से क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि जैतपुर जो पावर प्लांट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इसी ग्राउंड पे यानी इस ग्राउंड पे स्टार्ट किया गया था प्रोटेस्ट कि यहाँ पे जो है 938 हेक्टेयर जो है इको सेंसिटिव लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके एस्टेब्लिश होने से। इसके कारण से यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट जो यानी इशू आ रहा है वो न्यूक्लियर लायबिलिटी को लेकर के आ रहा है। न्यूक्लियर लायबिलिटी क्या है कि अगर इन दी केस अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, कोई अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, क्योंकि इस तरीके का एक ऑलरेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी हो चुका है, तो इसके लेकर के और भी ज़्यादा लोगों को डर है इस चीज़ को लेकर के। इसीलिए जो है न्यूक्लियर लायबिलिटी सबसे बड़ा इशू बन करके आ रहा है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट है 2010, न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट 2010, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो न्यूक्लियर लायबिलिटी होगा यानी अगर आप कोई मटेरियल से में अगर कोई डिफेक्ट होने के कारण से अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो जो न्यूक्लियर लायबिलिटी होगा वो किसके ऊपर होगा, वो ऑपरेटर पे नहीं होगा बल्कि जो मटेरियल सप्लायर है यानी रॉ मटेरियल सप्लायर है उसका होगा। तो इसके कारण से जो यानी जो कंस्ट्रक्शन यानी जो कंपनी है यूएस का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इसको विरोध कर रही है। तो इसके लिए आप देखोगे इंडिया ने एक कन्वेंशन भी साइन किया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, या तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट 2010। ये क्या करता है, सिविल लायबिलिटी को डिफाइन करता है। ये बोलता है कि कभी भी जब न्यूक्लियर डैमेज होता है या न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, जो कंपनसेशन दिया जाएगा तो इसका जो लायबिलिटी यानी कंपनसेशन का जो लायबिलिटी होगा किस पे ऊपर जाएगा, ऑपरेटर से शिफ्ट होकर के सप्लायर पे चला जाएगा। अगर कोई इक्विपमेंट या मटेरियल डिफेक्ट के होने के कारण से अगर एक्सीडेंट होता है तो, लेकिन ये जो सप्लायर है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि इससे क्या होगा, जो मेरा इंश्योरेंस कवर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हटाने के लिए इसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रोविज़न ऐड किया कि अगर लायबिलिटी 1500 करोड़ से ज़्यादा का है तो जो है ये इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस से दिया जाएगा, इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल के थ्रू दिया जाएगा, नहीं गवर्नमेंट फंड देगी, उसको फुलफिल करेगी। अगर 1500 से एबव अगर होती है लायबिलिटी तो कंपनसेशन अगर पे करना पड़ता है तो। इंडिया सेकेंड जो है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, इसका भी सिग्नेटरी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो यानी है वो रिलेटेड है न्यूक्लियर सेफ्टी और नॉन न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड है। जैसे कि ड्राइविंग कंसर्न जो है यहाँ पे कंट्री का जो यानी एग्रीमेंट में आ रहा है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में, कि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, चेरनोबिल या फुकुशिमा जैसा डिजास्टर होता है तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो वे अहेड क्या हो सकता है, यानी क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे ये बोला जा रहा है कि इंडिया को जो है ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले करना चाहिए, यानी क्या कि इंडिया को प्रोएक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए, इस्टेब्लिशिंग एंड इम्प्रूविंग द ग्लोबल मैकेनिज्म, यानी ग्लोबल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए कि इसके हेल्प से बायलैटरल एंगेजमेंट या तो मल्टीलैटरल कन्वर्सेशन के हेल्प से, ताकि जो स्टेट यानी जो कंट्री जो है न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रही है वो जो है यानी वो जो प्रोविज़न है वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन और रेगुलेशन के थ्रू उसको रेगुलेट किया जा सके, एक स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न हो इसको यानी रेगुलेट करने के लिए। फिर एड्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न, जो ग्लोबल कंसर्न है कि पहला तो कि अगर कोई डिजास्टर होता है इस तरीके से या प्रोटेस्ट हो जाता है तो इसके लिए बोला गया है कि पब्लिक के साथ आप कंसल्ट करो, कि पब्लिक आउटरीच एफर्ट को प्रमोट करो। उसके कारण से क्या होगा, जो कंसर्न है उसको रिजॉल्व किया जा सकेगा। ये इससे केवल जो आम आदमी है वही केवल बेनिफिट नहीं होगा बल्कि जो न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री है उसमें भी जो है भरोसा आएगा। आउटलाइनिंग सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट पॉलिसी एज वेल एज इंडियाज ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी जो सिविल न्यूक्लियर एंगेजमेंट पॉलिसी है उसको आउटलाइन करो और साथ ही साथ जो इंडिया का अपना जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको भी आप हाईलाइट करो, ताकि एक ब्रॉड टेम्पलेट इसके बेसिस पे तैयार किया जा सके, ताकि जो सस्पिशन और कंसर्न रेज होता है न्यूक्लियर सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को लेकर के वो रिमूव किया जा सके। फिर इंश्योरिंग न्यूक्लियर लायबिलिटी, द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लायबिलिटी फ्रेमवर्क, इसको यानी अप्लाई करना चाहिए। कैन रिमूव द कंसर्न ऑफ मेनी सप्लायर पार्टी हु मे अदरवाइज हैव बीन इंसेंटिवाइज्ड बाय द इंडियन डोमेस्टिक लायबिलिटी लॉ, यानी इसको बोल रहा है कि इंटरनेशनल लायबिलिटी फ्रेमवर्क जो है इसको यूज करना चाहिए ताकि जो कंसर्न है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्टी का उसका जो कंसर्न है उसको यानी रिजॉल्व किया जा सके। फिर इंश्योरिंग सेफ्टी, डोमेस्टिक लेवल पे क्या किया जा सके, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो प्लानिंग स्टेज से लेकर के चाहे वो प्लानिंग स्टेज में हो गया थ्रू इनिशियल स्टडी रिलेटिंग टू इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, यानी उसमें पब्लिक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वाटर बैलेंस को, फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए प्लानिंग स्टेज में ही, एज वेल एज
एन इशू ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी सबसे बेस्ट तरीका है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का क्या कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाए। कोई भी यानी अगर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो उसके पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसका होना चाहिए। फर्दर मोर इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर्ड बाय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी एक इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर करना चाहिए किसके द्वारा, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, नीड्स टू बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। दिस प्लान मस्ट बी रिवाइज फ्रिक्वेंटली और ट्रेनिंग एक्सरसाइज विथ द पुलिस शुड बी कंडक्टेड, और ट्रेनिंग एक्सरसाइज पुलिस को कंडक्ट करना यानी प्रोवाइड करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सेफ्टी इंश्योर किया जा सकेगा। तो इस तरीके से पूरा का जो IR वाला टॉपिक था सारा का सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।